हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम अपनी इंजीनियरिंग फिजिक्स का, जो कि बीटेक की फर्स्ट ईयर में ज़्यादातर या फिर बीएससी में होती है, एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने वाले हैं, जो कि हमारा न्यूटन रिंग्स। तो न्यूटन रिंग्स क्या है, इसको पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि स्पेशली अगर आप आरजीपीवी यूनिवर्सिटी में हैं या एमपी की और कोई यूनिवर्सिटी में हैं और फर्स्ट ईयर में आपकी फिजिक्स में ये टॉपिक है, तो 90 से 95% चांस होता है कि आपका एग्जाम में टॉपिक आएगा ही आएगा। तो इसकी वजह से आपको इसकी मतलब थ्योरी पता होना जरूरी है, प्लस इसका जो मेन चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है इसका डेरिवेशन, कि होता क्या है एंड हाउ इट कैन बी डिराइव्ड। तो हमको इसका डेरिवेशन पढ़ना है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कि हमारा न्यूटन रिंग्स क्या होता है। तो हमारा टॉपिक है न्यूटन रिंग। तो थोड़ा सा इसके पहले डिटेल देख लेते हैं हल्की फुल्की, ये क्या था। न्यूटन हमारे वही है जिनने ग्रेविटी की डिस्कवरी की थी, सर आइजैक न्यूटन। तो ये वही न्यूटन है। न्यूटन मेड अ स्पेशल अरेंजमेंट टू सी द फिनोमिना, मतलब मैंने लिखा नहीं, सी द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। न्यूटन देखना चाहते थे कि लाइट इंटरफेयर, मतलब दो लाइट की बीम आपस में इंटरफेरेंस, आपने इससे पहले टॉपिक पढ़ रखा होगा, तो इंटरफेयर कैसे करती हैं। तो उस चीज़ के लिए इनने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप लगाया। ये सेटअप हम जस्ट आगे पढ़ने वाले हैं क्या सेटअप था, बट उस सेटअप से उनको क्या रिजल्ट मिला, कुछ उनको ऑब्जर्वेशन देखने को मिला। जो भी एक ऑब्जर्वेशन देखने को मिला वो क्या मिला, कुछ ब्राइट एंड डार्क सर्कुलर रिंग्स, ऐसे कुछ उनको सर्कुलर रिंग्स देखने को मिली, जिसमें कुछ ब्राइट थी, कुछ डार्क थी, कुछ ब्राइट थी, कुछ डार्क थी। तो जिनको उन्होंने बोला न्यूटन रिंग है, जिसको एक्सपेरिमेंट में बोलते हैं न्यूटन रिंग। तो हम आज पढ़ने वाले हैं कि ये रिंग क्या है, कैसे फॉर्म होती हैं, एंड इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल वगैरह कैसे आते हैं, एंड इसका डेरिवेशन कैसे होता है। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं कि न्यूटन ने सेटअप क्या लगाया था, कि वो जिससे वो इंटरफेरेंस का फिनोमिना देखना चाहते थे। तो न्यूटन ने क्या किया कि एक लाइट का मोनोक्रोमेटिक सोर्स लिया। मोनोक्रोमेटिक मतलब उस सोर्स से सिर्फ एक ही वेवलेंथ की लाइट निकलेगी। तो जैसे कि एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स इधर हमने ले लिया, ये लाइट का एक मान लेते हैं लाइट सोर्स है, ये मोनोक्रोमेटिक। तो इधर एक हमने लगाया कॉन्वेक्स लेंस। तो इस सोर्स से इधर कुछ लाइट बीम्स आई, एक इधर एंड एक सीधी। इससे इस पर लाइट बीम पड़ेंगी और इससे होकर ये पैरेलल निकल जाएंगी। तो इनको पैरेलल करने के लिए ही ये थोड़ा मैंने ऊपर बना दिया, नीचे बना देता हूँ। हाँ, ये क्या है, हमारा एक लाइट सोर्स है। इससे इधर हमारा एक लेंस लगा हुआ है। ये हमारी लाइट बीम इस पे आई एंड इधर से पैरेलल होकर निकल गई, ये इधर से, एंड ये मान लेते हैं इधर से पैरेलल होकर निकल गई। इधर एक उन्होंने ग्लास प्लेट लगाई जो कि आपस में 45 डिग्री में इंक्लाइंड थी। तो ये ग्लास प्लेट है जो कि ये क्या है, हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पर इंक्लाइंड है। तो ये लाइट की बीम्स आई, वो इधर आई, सीधे आई, एंड इधर से ये नीचे चली गई, ये नीचे चली गई, एंड ये नीचे चली गई। नीचे इन्होंने क्या लगाया, एक प्लेनो कॉन्वेक्स ग्लास या प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बोल सकते हैं जिसको। तो इधर एक इन्होंने एक लेंस लगाया जिसको हम बोल सकते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। तो इस लेंस से क्या होता है कि जो लाइट बीम इधर आई, जैसे हमने देखा कि लाइट बीम ऐसी गई, ये आई, अब इधर से ये नीचे जाती है क्योंकि एक ग्लास प्लेट लगी है, इधर से ये नीचे पहुंच जाती है रिफ्लेक्ट होके। देन जो ये है, ये क्या करता है, इसको जैसी नीचे आती हैं, इसमें ये इधर से रिफ्लेक्ट करके इनको नीचे भेजता है। ये लगी है हमारी ग्लास प्लेट जो कि लाइट को वापस रिफ्लेक्ट करेगी। तो ये कुछ लाइट को ऐसे रिफ्लेक्ट कर देता है या रिफ्लेक्ट कर देता है। सिमिलरली जो ये वाला हमारी लाइट नीचे आई, वो कुछ ऐसी आएगी, ये कुछ ऐसी आएगी, एंड इधर से ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसी ऊपर पहुंच जाएगी, एंड ये जाते जाते ऊपर एक किसी पॉइंट पे आपस में मिल जाएंगे दोनों। एंड इधर पे इनने क्या लगा के रखा था, एक डिटेक्टर, जहाँ पे इंटरफेयर करती हैं उधर इन्होंने एक मूवेबल डिटेक्टर या माइक्रोस्कोप बोल सकते हैं। ये क्या लगा है, मूवेबल डिटेक्टर। तो इन्हें डिटेक्टर लगा के रखा था कि इसमें हमको ऑब्जर्वेशन दिखेगा कि जो लाइट की बीम्स आपस में इंटरफेयर कर रही हैं वो कैसे कर रही हैं। तो एक चीज़ आपको इसमें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि हमको लाइट के एरोज बनाने हैं कि लाइट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। ये डायग्राम थोड़ा रफ है तो हो सकता है कि उतना अच्छा ना लग रहा हो, बट आप इसको अगर प्रॉपर स्केल के रूलर का यूज़ करके बनाते हैं तो काफ़ी सही बनेगा।
तो ये हमको एरो हेड्स बिल्कुल प्रॉपर बनाने हैं, क्योंकि अगर आप पूरा डायग्राम भी सही बनाते हैं एंड एरो हेड्स नहीं बनाते हैं तो आपके आधे से ज़्यादा मार्क्स काट लिए जाते हैं सिर्फ एरो हेड्स की वजह से। तो इधर हमको प्रॉपर एरो हेड्स बनाना है। ये दोनों लाइट नीचे आई एंड इधर से ये बाउंस बैक होकर ऊपर चली गई एंड इधर हमको कुछ दिखा जिसको बोलते हैं हम न्यूटन रिंग्स। थोड़ा और आगे इसको अभी डिटेल में देखते हैं। थोड़ा मैं इसकी नेमिंग कर देता हूँ कि क्या चीज़ है। तो ये क्या है हमारा मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। ये क्या है हमारा, ये है एक कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस किसके लिए, ये लाइट ऐसी फैलती हुई आ रही है सोर्स से, ऐसी फैल रही है तो इसको कन्वर्ज कर रहा है, पैरेलल करके भेज रहा है। ऐसी बहुत सारी बीम आ रही होंगी बट हमको किसी भी चीज़ को दिखाने के लिए 2 बीम सफिशियंट होती हैं। ये क्या है, एक इंक्लाइंड ग्लास प्लेट, ये आप समझ सकते हैं। ये क्या है, वैसे इसको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे कि ये चीज़ क्या है। इसको बोलते हैं बैज शेप्ड फिल्म या कुछ भी बोलते हैं, बताता हूँ। तो ये मेन चीज़ क्या है, जो ये शेप है ये हमारा एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स क्यों बोला, क्योंकि इधर से सीधा है, इसको बोलते हैं प्लेन है बिल्कुल, और ये घुमावदार है मतलब कॉन्वेक्स है, तो ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हो गया। तो ये जो हमारा लेंस था इसको मैं बोल सकता हूँ कि L1 था एंड ये लेंस जो है ये हमारा L2 दूसरा लेंस है। ये हमारी ग्लास प्लेट लगी है जो कि लाइट को वापस रिफ्लेक्ट कर देती है। ये लगी है हमारी ग्लास प्लेट। ये भी एक ग्लास प्लेट थी, इसको मैं बोल देता हूँ G1 एंड इस ग्लास प्लेट को बोल देता हूँ G2 एंड फाइनली ये हमारा एक डिटेक्टर है। डिटेक्टर या इसको मूवेबल डिटेक्टर या माइक्रोस्कोप आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा बहुत बेसिक सा सेटअप था जो न्यूटन्स ने सेट किया था टू शो द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। हाँ, तो मेरी ड्राइंग थोड़ी ख़राब है उसके लिए सॉरी, बट हम पूरा एक्सपेरिमेंट सेटअप देख सकते हैं कि ये कैसे न्यूटन ने पूरा एक्सपेरिमेंट सेटअप किया था। तो ये तो हो गया हमारा सेटअप एंड इधर क्या चीज़ चल रही है इसको मैं थोड़ा आपको साइड में अच्छे से बता देता हूँ अगले पार्ट में। बाकी ये आप पूरा देख लीजिए एंड इसको आप प्रॉपर तरीके से बनाइएगा। तो चलिए आगे देखते हैं कि इधर क्या हो रहा है। तो इधर जो हमने सेटअप लगाया वो ये थी एक ग्लास प्लेट। ये क्या है, एक ग्लास प्लेट है एंड इसके ऊपर रखा था एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ये है हमारा एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। तो क्या होता है जब लाइट इधर से आती है सीधी सीधी एंटर करती है, बट जब लाइट इधर पड़ती है तो हमको पता है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में क्या होता है, लाइट में रिफ्रैक्शन, तो कुछ मुड़ जाती है। एंड इधर जो ये पोर्शन आपको दिख रहा है, जैसे इस साइड भी और इस साइड भी, ये पोर्शन कौन सा, ये पोर्शन पूरा, ये चीज़ जो आपको दिख रही है, इधर कुछ नहीं है हमारी, सिर्फ इधर क्या एयर है नॉर्मली, इधर भी एयर होगी इधर भी एयर होगी। लेकिन जो ये ट्राइंगल टाइप का ये सेक्शन बन रहा है इसको बोलते हैं वेज। ये चीज़ जो होती है इसको बोलते हैं वेज, WEDG वेज। तो एक हमको वेज बनता हुआ दिख रहा है एयर का, इसको थिन फिल्म भी बोलते हैं, वेज शेप्ड फिल्म, एक फिल्म टाइप की बन रही है वेज। इधर से आके लाइट हमारी ऐसे मुड़ती है एंड ऐसा कुछ कुछ होके निकल जाती है। इसका मतलब प्रॉपर तरीका ये होता है कि जैसे अगर लाइट इधर स्ट्राइक की तो कुछ लाइट इधर से ही रिफ्लेक्ट हो जाती है एंड कुछ नीचे आके इधर से मुड़ के ऐसे रिफ्लेक्ट होती है। मतलब एक लाइट आती है बट एक लाइट ऐसे चली जाती है एंड उसका कुछ पोर्शन ऐसे डिफ्लेक्ट होकर चला जाता है एंड ये वाला पोर्शन जो है ये थोड़ा कुछ ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है, इसीलिए इस वजह से इन दोनों में कुछ पाथ डिफरेंस आ जाता है, यानी कि जो रास्ते चलते हैं इनमें कुछ अंतर आ जाता है। ये सब बातें खैर हम बाद में देखते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना डेरिवेशन कि इससे अब हम चीज़ें डिराइव कैसे करेंगे, न्यूटन रिंग्स का हमारा डेरिवेशन कैसे होगा। तो डेरिवेशन में जो हमारा पॉइंट ऑफ फोकस होता है वो होता है कि हम न्यूटन रिंग्स जो बनती हैं उनका डायमीटर कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि एक रिंग है, गोला है, एक गोले के लिए क्या चीज़ जरूरी है, या तो उसका रेडियस या उसका डायमीटर। तो चाहे रेडियस निकालने चाहे डायमीटर, क्योंकि डायमीटर क्या होता है 2 × रेडियस। तो एक बार इन दोनों में से एक कुछ निकल आए तो हम सर्कल का साइज आराम से पता कर सकते हैं। इधर इसलिए हमको मेन फाइंड करना है इसका डायमीटर। तो इसका हम डेरिवेशन शुरू करते हैं। डेरिवेशन शुरू करने से पहले एक बात आपको याद रखनी है, जैसे मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया, मैंने एक अदर वीडियो में इसको प्रॉपर कवर किया है कि इंटरफेरेंस थ्रू वेज, मतलब जो ये एक बैज बन रहा था, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो बैज बन रहा है
एंड इधर से लाइट आती है ऐसे, एंड कुछ डायरेक्ट निकल जाती है, कुछ ऐसा मुड़ के निकलती है। तो जो ये दो लाइट निकली, इसमें क्या होता है, कुछ पाथ में डिफरेंस आ जाता है। एंड ये डिफरेंस कितना आता है, इसका जो डेरिवेशन है वो थोड़ा सा लंबा, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा लंबा है। तो जो पाथ में डिफरेंस आता है वो हम डायरेक्ट याद रख सकते हैं। पाथ में डिफरेंस मतलब डेल्टा एक्स, उसकी वैल्यू होती है 2 म्यू टी कॉस आर आ रही है प्लस लैम्डा बाय 2। तो अगर हमारी ये 5 या 7 नंबर का डेरिवेशन आता है तो हमको ये चीज़ डिराइव करके नहीं दिखानी होती है, हमको ये डायरेक्ट लिख सकते हैं कि बैच शेप्ड फिल्म के लिए पाथ डिफरेंस ये होता है, जिसमें टी क्या है हमारी, टी थिकनेस है। थिकनेस किस चीज़ की, वेज की, मतलब फिल्म की। फिल्म इधर से आते 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 जो मैक्सिमम थिकनेस है वो फिल्म की इधर होगी, टी, ये थिकनेस है जो इसके बराबर होगी, इसकी रेडियस के बराबर ये चीज़, ये हमारी यहाँ से यहाँ तक है, ये इसको बोलते हैं थिकनेस टी। हमारा आर क्या है, ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब क्या, कि अगर इधर एयर है और ये ग्लास की ये है, मतलब लेंस है तो ग्लास का बना होगा, तो अगर इधर से लाइट आती है तो सीधा सीधा जाने की बजाय कुछ मुड़ जाती है, ये होता है रिफ्रैक्शन। तो ये एंगल आर होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बट इधर हमको इससे ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि फॉर बैच शेप्ड फिल्म द पाथ डिफरेंस इज दिस। तो चलिए अब हम आगे का स्टेप करते हैं। तो हम लिख सकते हैं इधर से द इफेक्टिव पाथ डिफरेंस इज द इफेक्टिव पाथ डिफरेंस इज कितना होगा, इफेक्टिव पाथ डिफरेंस हमारा डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू 2 म्यू कॉस, अच्छा 2 म्यू टी कॉस आर। म्यू क्या है, जो हमारी फिल्म थी वो किसकी बन रही थी, अगर बगल एयर की, तो उसमें हम म्यू लेना उस मीडियम का, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वैसे एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1 ही होता है। मतलब जो ये हमारी फिल्म थी, इधर ये एयर की बन रही थी, तो म्यू हमको इधर का लेना है। अगर सेटअप को पानी में डुबो दें तो फिर म्यू हमको वाटर का लेना पड़ेगा, बट इधर हमारे लिए एयर है। तो बट इधर हमारे साथ क्या होगा, फॉर प्रैक्टिकल कंडीशन, प्रैक्टिकल कंडीशन में क्या होता है, हमको पता है कि फॉर म्यू एयर का म्यू कितना होता है 1, तो ये म्यू तो कितना हो गया 1। एंड कॉस आर का क्या करें, तो हमने अपने एक्सपेरिमेंटल सेटअप में देखा था कि जो इस चीज़ पे लाइट आ रही थी ऊपर से मिरर से ऐसे नीचे गिर के, तो ये नियरली सीधी गिर रही थी। तो जब ये सीधी गिर रही है तो इसमें क्या डिफ्लेक्शन आएगा, जैसे ये हमारा नॉर्मल है बिल्कुल 90 डिग्री का, एंड इस पर लाइन बिल्कुल अगर बिल्कुल लगभग 90 डिग्री गिर रही है, तो जो लाइन निकलेगी आर वो भी बिल्कुल ऐसी निकलेगी, मतलब ये एंगल बिल्कुल बहुत छोटा होगा, आर टेंड्स टू 0 होगा, मतलब कॉस के अंदर क्या आ जाएगा 0। तो हमको पता है कि इंसिडेंस का एंगल कितना है, लगभग टेंड्स टू 0। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो रिफ्लेक्शन का एंगल होगा या रिफ्रैक्शन का सॉरी, वो भी कितना टेंड्स टू हो जाएगा 0। ये 0 हुआ तो इससे क्या निकल आएगा, देयरफॉर जो कॉस आर है वो भी कितना, कॉस आर कितना हो जाएगा कॉस 0, और कॉस 0 कितना होता है 1। तो ये चीज़ भी हमारी कितनी हो गई 1, ये म्यू भी कितना हो गया 1। एक चीज़ मैंने मिसिंग कर दी, डेल्टा एक्स का जो पूरा फॉर्मूला होता है प्लस लैम्डा बाय 2, ये होता है एक्चुअली पूरा फॉर्मूला, मैं थोड़ा लिखना भूल गया था, पहले मैंने आपको बताया था। तो ये पूरे फॉर्मूले में प्लस लैम्डा बाय 2 भी आता है। तो इधर बचा हमारे पास 2 एंड टी, बस प्लस लैम्डा बाय 2। तो देयरफॉर इधर से हमारा डेल्टा एक्स कितना आ गया 2t प्लस लैम्डा बाय 2। ये एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट वो है, डिडक्शन है। तो इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर, अगर इसको हम इक्वेशन फर्स्ट नाम देते हैं तो इसको हम नाम दे सकते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो आप यहाँ तक नोट करिए। अच्छा, अब हम क्या करने वाले हैं कि हमको पता है जो न्यूटन रिंग मिलती है वो हमको कैसे मिलती है, जिसका ऐसे कुछ मिलती है। तो इसके जो सेंटर होता है, ये सेंटर वाली रिंग बिल्कुल एक पॉइंट ही डार्क होता है, एक डार्क मिलती है, एक ब्राइट, एक डार्क एक ब्राइट।
ये असल में ऐसी होती है, अगर ये बोर्ड का कलर हम डार्क मान लें तो सेंटर में डार्क है, फिर एक ब्राइट, फिर एक डार्क, फिर एक ब्राइट, मतलब जैसे मान लेते हैं कि बहुत पतली पतली होती हैं ऐसे, मतलब आप समझ सकते हैं कि जो ग्रीन कलर है बोर्ड का, इसको भी एक रिंग मान के चलिए, एक डार्क कलर की रिंग है, तो ये एक डार्क रिंग है, एंड ये जो ये चौक से मैंने बनाई हुई एक वाइट रिंग है। तो आप समझ सकते हैं कि एक रिंग ये, दूसरी रिंग ये, इनके बीच में जो ये भी एक रिंग है, इसको हम डार्क रिंग मान के चलते हैं। तो ऐसे ही हमको रिंग दिखाई देती है, एंड सेंटर में जो रिंग रहती है वो भी डार्क रहती है। तो सेंटर डार्क रिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा वेज था, वेज की थिकनेस यहाँ पे तो टी थी, इधर कुछ इतनी थिकनेस होगी, इधर कुछ इतनी होगी, हाइट इतनी होगी, सेंटर पे आते आते थिकनेस कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि कुछ थिकनेस बची नहीं इधर आके कुछ वेज की, इधर आते आते ऐसी ये थिकनेस बढ़ती जा रही है। तो इधर से हम क्या कह सकते हैं, दूसरी चीज, फॉर सेंट्रल डार्क, सेंट्रल डार्क जो हमारा पाथ डिफरेंस होगा डेल्टा एक्स, ये कितना हो जाएगा, 2t की जगह 0 हो जाएगा, 2 इंटू 0 प्लस में कितना, λ/2 प्लस λ/2। इसका रीजन क्या होगा, बिकॉज t टेंड्स टू 0। तो इधर से हमको पाथ डिफरेंस क्या मिल गया, डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू λ/2। ये किसके लिए आ गया हमारा, फॉर सेंट्रल डार्क रिंग, रिंग लिख देते हैं। तो ये आ गया हमारा फॉर सेंट्रल डार्क रिंग के लिए पाथ डिफरेंस कितना होगा, λ/2। ये फिक्स हो गया क्योंकि किसी भी वेव लेंथ, हमने मोनोक्रोमेटिक सोर्स यूज किया था लाइट का, तो उसके लिए वेव लेंथ तो एक फिक्स होगी, एक ही वेव लेंथ जो कि लैम्डा होगी। तो सेंट्रल डार्क के लिए पाथ डिफरेंस एक λ/2 फिक्स हो चुका है। ठीक है, तो हमको एक ये क्वेश्चन याद रखनी है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2t प्लस λ/2। अब हमको क्या निकालना है इधर से, अब हम अप्लाई करेंगे कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। तो मैक्सिमा आपने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट तो पढ़ रखा होगा, तो हम पढ़ते हैं कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। कंडीशन ऑफ मैक्सिमा, तो मैक्सिमा की क्या कंडीशन होती है, आपने इंटरफेरेंस में पढ़ रखा होगा कि, ये आपने नहीं पढ़ा तो पहले आप वो चीज़ जाके देखिए कि इंटरफेरेंस लाइट का कैसे होता है, मैक्सिमा मिनिमा की क्या कंडीशन होती है। तो मैक्सिमा की कंडीशन होती है किसी भी लाइट के लिए कि उसका जो डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस होता है वो n लैम्डा होता है, जिसमें n इज इक्वल्स टू 1 2 3, मतलब लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, ऐसा कुछ भी n लैम्डा होता है, एक्स n मतलब n लैम्डा पाथ डिफरेंस होता है। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं, एंड अभी जस्ट हमने डेराइव किया था कि पाथ डिफरेंस तो हमारा क्या था, किसके लिए, बैच शेप फिल्म के लिए, 2t प्लस λ/2 इज इक्वल्स टू n लैम्डा। λ/2 हमें साइड पहुंचाते हैं तो 2t इज इक्वल्स टू n लैम्डा माइनस λ/2, तो 2t इज इक्वल्स टू n माइनस 1/2 लैम्डा। इधर से क्या जाएगा, 2t इज इक्वल्स टू 2n माइनस 1/2 लैम्डा, इसको λ/2 लिख सकते हैं। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। अभी हम इसको 2t की वैल्यू में ही छोड़ रहे हैं, देखेंगे कि आगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, बट अभी हम इसको इतने पे ही छोड़ देंगे। ये दी हमने इक्वेशन थर्ड नाम। ऐसी ये कंडीशन हो गई मैक्सिमा की। सिमिलरली अगर हम कंडीशन निकालना चाहें मिनिमा के लिए, तो कंडीशन फॉर मिनिमा, फॉर मिनिमा, तो मिनिमा के लिए क्या कंडीशन होती है, मिनिमा के लिए जो पाथ डिफरेंस होता है, पाथ डिफरेंस मतलब डेल्टा एक्स, ये क्या होता है मिनिमा के लिए, आपने पढ़ रखा होगा कि डेल्टा एक्स होता है 2n प्लस 1 λ/2, ये तो आपने पढ़ रखा होगा, ये याद करने वाली बात है। तो डेल्टा एक्स हम और पहली सेकंड फर्स्ट इक्वेशन से कह सकते हैं कि पाथ डिफरेंस कितना हो, ये कितना होता है 2t प्लस λ/2। तो ये मिनिमा के लिए कितना आ जाएगा 2n प्लस 1 λ/2। इधर से अगर मैं ये 2t इधर कितना आ गया इज इक्वल्स टू 2n, अगर इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, ये लैम्डा लिखा है तो n लैम्डा प्लस λ/2, ये यही चीज़ लिखी है माइनस λ/2, इसको भी इधर पहुंचा देते हैं। जैसे λ/2 का 2n में मल्टीप्लाई किया तो n लैम्डा
प्लस 1/2 का मल्टीप्लाई किया λ1 का मल्टीप्लाई किया λ/2 में, तो λ/2 इसको इधर पहुंचाते तो माइनस λ/2। इधर से 2t की क्या वैल्यू आ गई, λ/2 से λ/2 कैंसिल, 2t इज इक्वल्स टू n λ। अगली कंडीशन आ गई ये, इसको देते हैं हम इक्वेशन 4th नाम। तो इतना आपको याद रखना है कि मैक्सिमम के लिए 2t इज इक्वल्स टू होगा 2n - 1 λ/2, मिनिमम के लिए 2t होगा n λ। यहाँ तक हमारा एक पोर्शन लगभग खत्म हो जाता है। इसके बाद हम इसका थोड़ा नेक्स्ट पार्ट डिराइव करते हैं, इसी चीज़ को हम बीच में भी ज़्यादा छोड़ते हैं एंड इसका हम नेक्स्ट पार्ट लाएंगे, उधर से इसको कनेक्ट करेंगे। हाँ, तो अब हम इसका सेकंड पार्ट लिखते हैं, या सेकंड, डायामीटर ऑफ न्यूटन रिंग, NR मतलब न्यूटन रिंग। डायामीटर हम कैसे निकालेंगे, हमको हमारा मेन फोकस ही यही था कि डायामीटर कैसे निकलेगा। तो हमने देखा था कि जो हमारा बैज था, ये बैज अपने आप में क्या है, तो ये कुछ नहीं है, एक ये पूरा अगर हम देखा जाए तो ये कंप्लीट सर्कल का पार्ट है। ये बैज है, ये कंप्लीट सर्कल का एक पार्ट है। तो और इस सर्कल का सेंटर कहीं इधर होगा, ये बात समझ में आती है आपको। एंड अगर ये कंप्लीट सर्कल है जैसे ये चीज़, एंड इतना हिस्सा इसका हमारा क्या है, बैज और कुछ नहीं होता है, कंप्लीट सर्कल का ही एक पार्ट होता है। इसका सेंटर ये है, सेंटर से अगर मैं इधर ये डिस्टेंस देखूं, ये होती है हमारी क्या, रेडियस। एंड अगर मैं एक परपेंडिकुलर नीचे डालूं तो ये भी डिस्टेंस टोटल हमारी क्या होती है, इतनी डिस्टेंस, ये भी रेडियस होती है, क्योंकि कहीं भी मैं सर्कमफेरेंस पे डालूं सेंटर से एक परपेंडिकुलर, वो रेडियस ही होगा। एंड हमको एक चीज़ और भी पता है कि जो इधर से इतना पोर्शन होता है, ये इधर से इतना पोर्शन, इसको ये पोर्शन, इसको हम टी मानते हैं, थिकनेस अपनी बैच की फिल्म की। तो मतलब ये जो पोर्शन है या ये पोर्शन है, ये टी है, तो ये पोर्शन भी कितना होगा, टी। ये पूरी रेडियस है, एंड ये पूरी क्या है, रेडियस। एंड हमारा इतना पोर्शन टी है, तो ये इतना पोर्शन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा रेडियस माइनस टी। ये आर क्या है, हमारी रेडियस किस चीज़ की, पूरे कर्वेचर की, जो वेज का कर्वेचर ही आपको गिवन हो गया क्वेश्चन में, तो ये है हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर। एंड जो ये पोर्शन है इसको हम मान लेते हैं, जो एक बैच है इसको हम स्मॉल आर मान लेते हैं इस डिस्टेंस को, क्योंकि जो बैच है इधर से इधर तक की डिस्टेंस हम कितनी मान लेते हैं, स्मॉल आर। जब ये कंप्लीट सर्कल होता तो ये सेंटर से इधर तक की डिस्टेंस कैपिटल आर होती, बट ये अभी कुछ कैपिटल आर से कम है, इस डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस कुछ कम, इसको हम स्मॉल आर मान लेते हैं। तो इधर से हमारा कैलकुलेशन कैसे आगे बढ़ेगा, तो हम देख चुके हैं कि जो ये होगा, इधर कहीं इसका सेंटर होगा, ये जो डिस्टेंस होगी ये होगी r माइनस टी, ये बात आप देख चुके हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस t होगी, ये डिस्टेंस होगी कैपिटल R, एंड इस डिस्टेंस को हमने माना स्मॉल r। इस डिस्टेंस से ही हमको एक्चुअली न्यूटन रिंग्स की जो डायमीटर या रेडियस होता है उसका पता चलता है। हमको दिख रहा है इधर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, मतलब r माइनस टी का स्क्वायर प्लस स्मॉल r का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कैपिटल R का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, r स्क्वायर माइनस 2rt प्लस टी स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज इक्वल्स टू कैपिटल R स्क्वायर। कैपिटल R स्क्वायर से कैपिटल R स्क्वायर कैंसिल। अच्छा, ये टी स्क्वायर है, ये भी जीरो हो जाएगा। ये जीरो क्यों होगा, क्योंकि वैसी वो जो थिन फिल्म है वो बहुत थिन है। मतलब मान लेते हैं जैसे कोई छोटे नंबर का स्क्वायर करें तो वो और छोटा हो जाता है, अगर 0 से 1 की कोई नंबर का स्क्वायर करें। जैसे मेरे पास 0.5 है, मैं इसका स्क्वायर करना चाहूँ तो 0.5 का स्क्वायर क्या होगा, 0.5 इंटू 0.5, ये कितना आ गया 0.25, मतलब 0.5 का स्क्वायर 0.5 से छोटा आ गया।
तो नंबर जितना छोटा होता जाता है उसका स्क्वायर उससे और भी ज़्यादा छोटा होता जाता है। बट नंबर अगर बड़ा रहता है, जैसे 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, ये 5 से बहुत बड़ा है, तो छोटे नंबर के लिए जो स्क्वायर है वो इतना छोटा हो जाता है। और जैसे जैसे अगर 0.0005 है तो जिसका स्क्वायर है वो इतना छोटा हो जाएगा कि वो नेग्लिजिबल हो जाएगा। ऐसी जो हमारी थिकनेस टी होती है, ये अपने आप में तो कंसिडरेबल होती है कि टी मानते हैं, इस 2RT है तो इधर तो टी मान रहे हैं, बट टी स्क्वायर इतनी छोटी हो गई है क्योंकि उसका स्क्वायर कर दिया तो वो लगभग 0 हो गई है। तो उसको माने या ना माने बात बराबर है। ठीक है, तो इधर से हमको क्या कंक्लूजन मिलेगा, इधर से मिलेगा हमको ये 0 हो गई, तो ये जो -2RT है इसको हम पहुंचा देते हैं इस साइड। तो इधर से हमको क्या मिला, स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2R T। इधर से मैं 2T बचा लेता हूँ और मैं क्या लिख सकता हूँ, 2T इज इक्वल्स टू R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r। ये अगेन फिर से हमको एक और इक्वेशन मिल गई। अब से पहले भी जो हमने इक्वेशन नंबर 3 और 4 लिखी थी उसमें हमने 2T की वैल्यू डाली थी, जो कि अब हमको R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r मिल चुकी है। तो अब इधर से हम आगे कैसे प्रोसीड कर सकते हैं कि हमने एक चीज़ देख के रखी थी कि फॉर ब्राइट रिंग्स हमने क्या देखा था, आप अगर नोट्स बना रहे हो तो पहले देखिए कि फॉर ब्राइट रिंग्स के लिए हमने देख रखा था कि जो हमारा डेल्टा एक्स वो 2T की वैल्यू आई थी, उधर हमने लिखा था 2T इज इक्वल्स टू, ये क्या लिखा था, 2n-1 लैम्डा बाय 2r, नहीं हाँ बस इतना था। अब हम ये 2T की वैल्यू उठा के इधर पुट कर सकते हैं, तो इधर से क्या आ जाएगा, R स्क्वायर अपॉन R इज इक्वल्स टू 2n-1 लैम्डा बाय 2। स्मॉल r हमको पता करना है, कैपिटल R हमको पता है इसकी जो रेडियस है, ये पूरा जो गोला बनेगा उसकी जो रेडियस होगी वो हमको क्वेश्चन में गिवन होगी। तो इधर से मैं लिख सकता हूँ स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2n-1, r को ऊपर किया तो r लैम्डा बाय 2। अच्छा, रेडियस पता चल गई तो डायमीटर कैसे निकलेगा, डायमीटर क्या होता है 2 इंटू रेडियस, तो रेडियस क्या होती है 2 डायमीटर अपॉन 2, ये चीज़ तो पता है। एंड रेडियस का स्क्वायर मतलब डायमीटर अपॉन 2 का स्क्वायर मतलब d स्क्वायर अपॉन 4, तो मैं रेडियस के स्क्वायर को लिख सकता हूँ d स्क्वायर अपॉन 4, तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ डायमीटर का स्क्वायर अपॉन 4, एंड 4 इस साइड मल्टीप्लाई में मैंने पहुँचाया अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 2n-1 लैम्डा बाय 2। जब ये 4 इस साइड पहुँचेगा तो इंटू 4 बन जाएगा, तो इधर से मेरा d स्क्वायर क्या आ जाएगा 2 बनेगा, मैं 2 आगे लिख देता हूँ और r लैम्डा तो साथ में आएगा ही, इधर से आ जाएगा 2n-1 r लैम्डा। ये है हमारा फाइनल डेरिवेशन। इधर से हमको एंड इसको हम dn स्क्वायर भी लिख सकते हैं और अच्छे तरीके से nb, क्योंकि nth ब्राइट रिंग की बात हो रही है तो हम इसको लिखते हैं dnb, डायमीटर ऑफ nth ब्राइट रिंग इज इक्वल्स टू इसका स्क्वायर 2n-1 r लैम्डा। इधर से हमको ब्राइट रिंग का डायमीटर की वैल्यू पता चल चुकी है। अच्छा, अगर मैं इसको इस साइड रूट में पहुंचा दूं तो क्या आएगा, d इज इक्वल्स टू √2n-1 और अंडर रूट में r लैम्डा। ये सब कुछ एक साथ आ जाएगा, इसको मैं सेपरेट कर दूं। ऐसा क्यों, क्योंकि √2 भी कांस्टेंट है, r लैम्डा भी कांस्टेंट है, तो हमारा डायमीटर डिपेंड किस पे हुआ, √2n-1 पे। मतलब ये n वाली चीज़ ही सिर्फ बदलेगी, ये दोनों चीज़ तो फिक्स हैं, r लैम्डा ही फिक्स है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी फिक्स है, वेवलेंथ भी फिक्स है, √2 भी फिक्स है। तो जो हमारा डायमीटर होगा nth ब्राइट रिंग का वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा, √2n-1। एंड 2n-1 क्या होता है, अगर आप n 1 रखते हैं तो 2n-1 कितना आता है 1, n 2 रखते हैं 2 2 जा 4 -1 3, ऐसी 5 7। तो एक्चुअली 2n-1 आगे बढ़ते बढ़ते क्या दे रहा है हमको, ऑड नेचुरल नंबर्स, ये ऑड नेचुरल नंबर हैं। तो इधर से हम कह सकते हैं कि डायमीटर ऑफ जो nth ब्राइट रिंग है वो किसके प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। मतलब ये जब d आप 1 रखेंगे तो 1 फर्स्ट ब्राइट का जो प्रोपोर्शनल किसके होगा, √1 के प्रोपोर्शनल। क्यों, क्योंकि उसमें बाद में इसका और इसका मल्टीप्लाई भी होगा। ऐसे ही जब d2 देखेंगे प्रोपोर्शनल होगा √3 के, d3 देखेंगे तो प्रोपोर्शनल होगा
5 के 135। तो इधर से हम कहते हैं कि डायमीटर ऑफ nth ब्राइट रिंग इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। ये कई बार प्रूव करने को आ जाता है कि प्रूव करिए कि जो ये डायमीटर है ब्राइट रिंग का वो किस पे प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ nth ऑड नेचुरल नंबर। तो ये हमारा डेरिवेशन खत्म हो चुका है किसके लिए, ब्राइट रिंग्स के लिए। डायमीटर मिल गया, प्रोपोर्शनैलिटी देख ली, हर एक चीज देख ली। तो ऐसी सिमिलर डेरिवेशन होता है किसके लिए, ब्राइट के बाद डार्क रिंग्स के लिए। तो वो जल्दी जल्दी निपटा सकते हैं क्योंकि अब हमने डिटेल में देख चुके हैं हम, तो अब थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। हम जब सेकेंड पार्ट कर रहे थे तो हमने शुरुआत में ही क्या ड्राइव कर लिया था कि हमारा आर स्क्वायर है, सॉरी 2t इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर अपॉन आर, जस्ट अभी हमने ड्राइव किया था थोड़ी देर पहले। तो अब हम देखते हैं फॉर डार्क रिंग्स। तो डार्क रिंग्स के लिए जस्ट हमने डेराइव किया था इक्वेशन नंबर 4th नंबर में शायद या 3rd में कि 2t इज इक्वल्स टू हमारा क्या आया था, n लैम्डा आया था। तो इधर से मैं कह सकता हूं कि 2t की जगह आर स्क्वायर बाय आर लिखूं, आर स्क्वायर या आर एन, क्योंकि nth रिंग की बात हो रही है। तो आर एन अपॉन आर स्क्वायर एन अपॉन आर इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। तो इधर से आर स्क्वायर क्या आ गया, एन आर लैम्डा। ये बात तो आप समझ सकते हैं। अब r को मैं क्या लिखता हूं, डी स्क्वायर बाय 4, पहले बता चुका हूं कैसे। इसको क्या लिखेंगे, एन आर लैम्डा। तो इधर से क्या आ गया कि जो डी स्क्वायर है, डी स्क्वायर बराबर 4r n लैम्डा एंड d इज इक्वल्स टू आर एन लैम्डा या एन आर लैम्डा भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 4n r लैम्डा। यही चीज हमको प्रूव करनी होती है कि डायमीटर किस चीज का, nth का बट डार्क का, एन डी। पहले क्या लिख रहे थे, डी एन बी, nth ब्राइट का, इस बार nth डार्क रिंग का डायमीटर ये निकलेगा हमारा। एंड इस चीज में एक और चीज देख लेते हैं जिसको मैं आगे कैसे लिख सकता हूं कि d इज इक्वल्स टू रूट 4 रूट n रूट r लैम्डा। तीनों पे सेपरेट रूट लगा दिया, ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट। d किस पे डिपेंड कर रहा है, रूट n पे। d बराबर अंडर रूट n, जहां पे n बराबर क्या होगा 1 2 3। तो इस मतलब n जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो डायमीटर इस पे मतलब डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल है। तो n एक बार हमको 1 देगा, दूसरी बार 2 देगा, तो जो d1 होगा वो प्रोपोर्शनल होगा अंडर रूट 1 के, d2 होगा वो अंडर रूट प्रोपोर्शनल होगा अंडर रूट 2 के, d3 होगा वो प्रोपोर्शनल होगा अंडर रूट 3 के, एंड सो ऑन। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, 1 2 3 क्या है हमारे नेचुरल नंबर्स और इनका स्क्वायर रूट है। तो जो हम इधर से क्या डिडक्शन बोल सकते हैं कि डायामीटर ऑफ nth डार्क रिंग है इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर। एंड यही चीज हमको एग्जाम में कई बार प्रूव करने को आती है। वो नहीं बोलेगा कि पूरे न्यूटन रिंग्स प्रूव करके दिखाओ, वो कहेगा प्रूव दैट फॉर अ डार्क रिंग डायमीटर इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ n नेचुरल नंबर। तो हम पूरी प्रोसेस करेंगे बट हम ब्राइट के लिए करके नहीं दिखाएंगे, हम सीधे डार्क के लिए करके दिखा देंगे। एंड इसका फॉर्मूला क्योंकि सिंपल होता है तो 90% अगर इसका कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो वो किसके लिए आता है, डार्क रिंग के लिए आता है जनरली। बस यहाँ पे हमारा ये टॉपिक हो जाता है लगभग खत्म। इसके बाद कुछ एडिशनल पॉइंट्स और बचे हैं कि न्यूटन रिंग से हम और क्या क्या निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमको अगर पहले से ही किसी ने दे रखा है कि एक रिंग का डायमीटर ये है, दूसरी का ये है, तीसरी का ये है, डायमीटर पता है बट हमको ये पता नहीं है कि रेडियस क्या थी उस कर्वेचर की, या फिर जो लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ क्या थी, या जो मटेरियल था उसका म्यू क्या था। तो ये सब भी हम निकाल सकते हैं इसकी मदद से, अगर डायमीटर हमको पता हो। वो देखते हैं कि अब हम वो कैसे निकाल सकते हैं। जस्ट 5 मिनट का टॉपिक और होगा तो थोड़ा सा इसमें आगे देखते हैं। इधर से मैं कह सकता हूं डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ का डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे, अब हमको ये चीज देखनी है।
डार्क रिंग के लिए निकाल लिया था, ब्राइट रिंग के लिए भी निकाल लिया था। कैलकुलेशंस करना हमको आसान होती है डार्क रिंग के लिए, इसलिए जो भी हम मैक्सिमम चीज़ कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, डायामीटर, वो डार्क रिंग के लिए। जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे वो डार्क रिंग की मदद से करेंगे। तो हमने देखा कि फॉर nth डार्क रिंग, फॉर nth डार्क रिंग डायमीटर क्या होता है, डी एन स्क्वायर, डी एन स्क्वायर होता है 4n लैम्डा। अच्छा, अगर n की जगह 2 रखूँ तो इधर 2 रखूँगा, ये बात समझ में आई कि अगर d2 का स्क्वायर निकाला तो 4n की जगह मैं 2 रख दूंगा, क्योंकि इधर 2 रख रहा हूँ, 2r लैम्डा, ये बात समझ में आई होगी। अगर d5 का स्क्वायर निकालूँ तो 5r लैम्डा। अच्छा, एक चीज़ समझिए कि अगर मैं 5 में क्या जोड़ दूँ, मुझे 10वीं का निकालना है, तो मैं 5 में क्या जोड़ूंगा, 5। तो अगर मैं इधर से 10th के लिए निकालूंगा तो मैं +5 कर दूंगा। ये चीज़ समझ में आई कि d 5 + 5 होता है 10, तो मैं 10 की जगह 5 + 5 लिख देता हूँ। या 11वीं के लिए निकालना है तो +6 कर देंगे, तो d 5 + 6 कर देंगे, तो इधर से मुझे क्या मिल जाएगा, d 11 होता है 5 + 6, या मैं इसको d 11 भी लिख सकता हूँ। तो 4 11 या फिर 11 ही होता है हमारा 5 + 6 r लैम्डा। तो इधर से मैं कह सकता हूं कि कोई भी nth रिंग के लिए तो हमको पता है, बट हमको n + p के लिए निकालना है। जैसे अगर हमको 10वीं का पता है और 10वीं की जगह हमको 15 के लिए निकालना है, तो हम उसकी जगह 15 पुट कर देंगे, मतलब 10 से 5 प्लस पुट करना है। तो ऐसे ही अगर हमको कोई n के बाद कोई अगली का चाहिए n + p के लिए, मतलब d² हमारा अगला कोई रिंग है, डार्क रिंग है, जो कि n + pth रिंग है, तो मैं इधर लिख सकता हूँ 4n की जगह n + p r लैम्डा। ये तो हमारी इक्वेशन मान लेते हैं अभी फिलहाल 4th 5th, अगर शायद 5 इक्वेशन हो गई थी तो मैं इसको 6वीं मान लेता हूँ। एंड इधर से हम क्या लिख सकते हैं, ये चीज़ हमारी क्या आई, 4n r लैम्डा, n r लैम्डा प्लस 4p r लैम्डा, 4p r लैम्डा। ये हो गई 7वीं इक्वेशन। क्या करेंगे, 7th इक्वेशन में से 6th इक्वेशन को माइनस कर देंगे। इधर क्या आएगा, dn + p स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, तो इधर से आ जाएगा dn + p स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर। और इधर देखिए 4rn लैम्डा प्लस 4pr लैम्डा माइनस 4rn लैम्डा, इससे ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास बचेगा 4pr लैम्डा इज इक्वल्स टू 4pr लैम्डा। p हमको पता है, कैसे पता है कि जैसे हम मान लेते हैं कि एक हमको 10वीं रिंग का निकालना है, एक हमको 16वीं रिंग का निकालना है। तो 16 क्या किस चीज़ से बना, 10 + 6 से। तो 10 अगर हमारे लिए n था तो 10 ये n बन गया, और 6 क्या बन गया, p, क्योंकि ये टोटल मिला के क्या बना, n + p। ये बात समझ में आ रही होगी। तो ऐसे ही हमको n की वैल्यू पता है, p की वैल्यू भी निकल आएगी। अगर छोटे, जैसे अगर हमको 5 और 13 दिया है, तो 13 किससे बना, 13 में अगर 5 माइनस कर दूंगा तो एक 5 और दूसरा 8। तो अगर मेरा n बराबर 5 है, n बराबर 5 है, तो p बराबर क्या हो जाएगा, 8। जब मुझे 5 और 13 की बात करनी हुई, तो ये d 13 का स्क्वायर माइनस d 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, और p की जगह 5 रख देंगे जब 13 और 5 की बात करेंगे। इधर से मुझे निकालना था लैम्डा, r पता होता है, p भी निकाल लेंगे, तो इधर से आ जाएगा लैम्डा वेवलेंथ इज इक्वल्स टू dn + p इसका स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर अपॉन 4pr। इधर से निकल आया हमारा लाइट का लैम्डा, जब हमको कोई भी दो, एक nth एक n + pth रिंग का क्या पता था, डायमीटर पता था। तो ये काफ़ी आसान चीज़ थी। एंड ये इधर इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, वेवलेंथ ऑफ लाइट व्हेन वी नो द डायमीटर ऑफ एनी टू डार्क रिंग्स। ऐसी ये चीज़ हम ब्राइट के लिए भी कर सकते हैं। कैलकुलेशन उसके लिए थोड़ी टेढ़ी हो जाती है, क्योंकि उसमें जो हमारा वो कैलकुलेशन आती है वो 2n - 1 कुछ करके आती है, तो वहाँ से थोड़ा दिक्कत आ जाती है। बट कोई आप चाहें तो उस मेथड से भी डेराइव कर सकते हैं। एक बात और याद रखनी है कि हमने जो शुरुआत से एक लास्ट का 2 मिनट का और एक चीज़ है, कई बार वो घुमा के दे देता है। अगर उसने बोल दिया कि उसने पूरे सिस्टम को पानी में डाल के रखा है, वाटर में इमर्स करके रखा है,
तो अभी तक हम एक चीज़ और, एक लास्ट टॉपिक है कि इफ मीडियम इज डिफरेंट, एक चीज़ और देखते हैं। इफ मीडियम इज डिफरेंट, एंड मीडियम इज डिफरेंट का क्या मतलब हुआ कि अगर जो अभी तक ये हमारा जो वेज था पूरा सिस्टम, ये हवा में था, तो जो इधर फिल्म की मैं बात कर रहा था, ये जो इधर पूरे में एयर थी, एयर के लिए म्यू एयर जो होता है, म्यू एयर वो 1 होता है। बट अगर इसको अब हम मान लेते हैं कि अब ये एयर ना होकर क्या है, वाटर है, तो वाटर के लिए म्यू 1 नहीं होता, वाटर के लिए म्यू 3/4, 4/3, जो भी कुछ म्यू की वैल्यू होती है, तो अब हम म्यू को 1 नहीं लिख सकते। मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था कि डेल्टा एक्स का जो हमारा फॉर्मूला था कि क्या था, 2t या 2 म्यू टी एंड कॉस लैम्डा कॉस आर प्लस λ/2। कॉस आर तो अभी भी हम 1 कर देंगे क्योंकि कॉस 0 1 होता है, बट इस बार हम फॉर्मूले में कहीं भी म्यू एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। तो जो पूरा डेरिवेशन हमने किया था कि 2t इज इक्वल्स टू दिस, जैसे हमने पहले एक चीज़ किया था ब्राइट रिंग्स के लिए, हमने किया था 2t प्लस λ/2 इज इक्वल्स टू n लैम्डा। तो इस बार हम पूरा डेरिवेशन म्यू के साथ करेंगे, एंड म्यू के साइड वैल्यू अभी भी हम 2t की निकालेंगे, बट इस जगह हर जगह म्यू को डिवाइड में पहुंचा देंगे। तो इधर से फॉर्मूलाज क्या निकल के आएंगे हमारे पास कि जो भी वैल्यू मिलेगी वो हमको म्यू के टर्म्स में मिलेगी। एंड अगर मैं इसका ज़्यादा कुछ बिना डेरिवेशन के सीधा सीधा आपको लिख के बताऊं, तो इसको आप लिख सकते हैं कि फॉर डार्क, फॉर ब्राइट, ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डार्क रिंग के लिए डायमीटर क्या होता था, √4r(n लैम्डा) या nr लैम्डा लिखते हैं, nr लैम्डा, उसके लिए हमारा डायमीटर होता था 4nr लैम्डा। अब इसमें सिर्फ म्यू का डिवाइड हो जाएगा। ब्राइट रिंग के लिए डायमीटर होता था √2 लैम्डा या nr लैम्डा, इसमें क्या होगा, जस्ट म्यू का डिवाइड हो जाएगा। बस इतना याद रखना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो इधर से हमको अगर कुछ गिवन हो तो म्यू निकल सकता है, म्यू गिवन हो तो डी निकल सकता है, ऐसी काफ़ी चीज़ें निकल आती हैं। तो कई बार वो क्वेश्चन पूछ लेता है जिसमें पानी हमारा मतलब सिस्टम पूरा वाटर में या कोई भी मीडियम जिसका म्यू दिया हो, म्यू कुछ भी दिया जा सकता है, हो सकता है 1.5 दिया हो, 1.8 दिया हो, 2 दिया हो, कुछ भी दिया हो, तो आप वो पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो ऑफिशियली हमारा टॉपिक लगभग इधर ख़त्म हो चुका है। अगर एक चीज़ और है, क्या है, अभी हमने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला निकाला था कि dn+p² माइनस dn² इज इक्वल्स टू 4pr लैम्डा। ये फॉर्मूला आपको याद होगा। बट अगर इधर म्यू आ जाता है, अगर ये पूरा सिस्टम वाटर में हो जाता है, तो फॉर्मूले में इधर म्यू से डिवाइड हो जाएगा। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो आप डेराइव करिए और 2t शुरुआत से फॉर्मूले में म्यू लेके चलिए। जब डेल्टा एक्स क्या मान के चलना है, तब हमको 2 म्यू टी प्लस λ/2 तब डेराइव करेंगे तो पूरी चीज़ आ जाएगी। तो इधर से अगर मैं म्यू को इधर लेके जाऊं, किसी भी मीडियम का, मैं MED लिख दे रहा हूँ, मतलब मीडियम, तो म्यू फॉर एनी मीडियम मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यू फॉर मीडियम क्या हो जाएगा, किसी भी मीडियम के लिए डी इधर से क्या आ जाएगा, म्यू इधर एंड ये नीचे, तो 4pr लैम्डा अपॉन dn+p² माइनस dn²। इधर से हम किसी भी फॉर्मूले में से म्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बस टॉपिक वैसे काफ़ी लंबा हो चुका है, बट हमारा इतना ही था, हमारा न्यूटन रिंग्स। इसमें हमने सब कुछ कवर कर लिया है, थोड़ी बहुत थ्योरी भी, मेनली डेरिवेशन। पेपर में डायग्राम बना के आपको 100% आना है, एंड प्रॉपर तरीके से उसको मार्क करके क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या पार्ट्स हैं, थोड़ा रूलर से अच्छा दिखना चाहिए। एंड लाइट बीम में एरो मार्क्स बनाना नहीं भूलना है, एंड ही कंप्लीट डेरिवेशन। कई बार इतना बड़ा टॉपिक पूरा 14 मार्क्स में तक डिराइव करने को आ जाता है, 10 मार्क्स में भी आ जाता है, 7 में भी आ जाता है, तो आप इसकी लेंथ अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। 14 मार्क्स में आए तो आप ये लास्ट का पूरा पार्ट्स म्यू वगैरह एंड ये सब ऑल द स्टफ बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। होप करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वैसे काफ़ी लेंथी हो गई थी, तो काफ़ी कम व्यूअर्स थी एंड तक देख रहे होंगे, बट अगर आप एंड तक वीडियो को देख रहे हैं तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।